नमस्कार एवरीवन। तो आज आप लोग पेज नंबर 3 और 4 में जो होमवर्क मैंने दी थी उसका सबसे पहले करेक्शन करेंगे। तो चलिए पेज नंबर 3 निकालिए अपने वर्कशीट में। कल का होमवर्क में था व्याकरण से संबंधित उचित विशेषण शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। उचित विशेषण क्या लिखना था? विशेषण। तो मैंने इस प्रकार से लिखी हूँ, शायद हो सकता है विशेषता है किसी भी चीज़ की तो आपका अलग भी हो सकता है, तो अलग आप लिखे हैं तो अच्छी बात है। अगर कुछ मिस्टेक है, लगता है कि आप कुछ डाउट है तो आप इरेज करके फिर से लिख सकते हो। तो उचित विशेषण में फूल डैश होता है, तो मैंने लिखी हूँ यहाँ पर फूल सुंदर होता है। सूरज पश्चिम में डूबता है। सेब बहुत मीठा है। मेरे भाई के पास 4 खिलौने हैं। मेरे बस्ते में 8 पुस्तकें हैं। कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है। मेरे पास 2 रुपये हैं। तो मैंने आपको उचित विशेषण फिल की हूँ, भरी हूँ। शायद आपका अलग होगा, नो प्रॉब्लम, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नों के उत्तर दो। बिहार प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो बिहार प्रदेश की राजधानी पटना है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट, तेनालीरामन की कहानी से हमने हाजिर जवाबी, सूझबूझ एवं स्वयं पर भरोसा करना सीखा। तेनालीरामन किस भाषा के कवि थे? तो तेनालीरामन तेलुगु भाषा के कवि थे। और यह संवाद लेखन, तो संवाद लेखन मैंने आप लोग को बोली थी कि अपने तरीक़ा से लिखेंगे, तो आप ये ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका कल का होमवर्क था, तो इसका मैं करेक्शन नहीं कराऊंगी क्योंकि यह जो लिखे होंगे बच्चे, हर बच्चे का अपना अपना लिखने का तरीका होगा, तो इसलिए ये आपको अपने तरीक़ा से लिखना है। जब आपकी वर्कशीट आएगी चेकिंग के लिए तो मैं चेक करूँगी। तो ये आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 4। अब चलते हैं आज का क्लास वर्क की तरफ। ये आपका आज का डेट है 24। तो ये है हमारा पाठ 7 अमूल्य उपहार। ये सब आप पढ़ चुके हो, मैं वर्कशीट के ज़रिए आपका रिवीजन करा रही हूँ। तो अमूल्य उपहार आपका हो चुका है पढ़ाई। चलते हैं आगे क्या है। नीचे दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। पठित गद्यांश से क्या है? पठित है मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। कौन सा चैप्टर है? अमूल्य उपहार से। तो चलिए रीड करते हैं। आपकी भी फिंगर यहाँ पे होनी चाहिए और मैं जो पढ़ रही हूँ साथ साथ में आप पढ़ते जाएंगे। एक सजे सजाए घर का नज़ारा। एक सजे सजाए घर का नज़ारा। घर कैसा है? सजा सजाया हुआ है। बहुत से बच्चे और स्त्री पुरुष उपस्थित हैं। आज पिंटू का जन्मदिन है। पिंटू के पिता दरवाजे पर खड़े होकर आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। सभी लोगों के हाथ में कोई न कोई उपहार है। उपहार मतलब गिफ्ट है। दूर कोने में खड़ा एक गरीब बालक सारा नज़ारा देख रहा है। तो ये आपका पैसेज है, ये पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अब चलते हैं इसके प्रश्न की तरफ। बाहर से आने वालों का स्वागत कौन कर रहा है? तो बाहर से आने वालों का स्वागत, सबसे पहले तो आप यहाँ से यहाँ तक देख के लिखोगे अपने पैसे से, अपने प्रश्न उत्तर में प्रश्न से देखकर। फिर है कौन। अब कौन की जगह पर जब आपने पढ़ा था कि पिंटू के पिता दरवाजे पर खड़े होकर आने वाले का क्या कर रहे थे? स्वागत कर रहे थे। तो बाहर से आने वाले का स्वागत कौन कर रहे थे? तो पिंटू के पिता लिख सकते हैं या पिताजी। आप इसमें से दोनों उत्तर लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा बाहर से आने वालों का स्वागत पिताजी कर रहे थे या बाहर से आने वाले का स्वागत पिंटू के पिताजी कर रहे थे। आप दोनों इसका उत्तर लिख सकते हैं। किसका जन्मदिन था? तो ये जो
पूरे पाठ्य पुस्तक है वो किसके जन्मदिन के बारे में बताया गया है, तो आज पिंटू का जन्मदिन है। तो कि देखिए इसका भी उत्तर दिया गया है पैसेज में। सभी लोग क्या लेकर आए हैं, सभी लोग क्या लेकर आए हैं, अगर आप पैसेज को ध्यान से रीड करेंगे तो उसका भी उत्तर इसमें ही है। दूर से सारा नज़ारा कौन देख रहा था, जो बर्थडे का चल रहा था प्रोग्राम, तो एक बालक था, कौन था वो, बाहर से बैठ के सब कोने से बैठ के नज़ारा देख रहा था। तो इसका भी आंसर इसी पैसेज में है। तो आप ध्यान से पहले पैसेज को रीड करेंगे, फिर प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न के पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे उत्तर पर, और उसके बाद आप जिस प्रकार से प्रश्न दिया गया है उस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आप सेम टू सेम यहाँ से उत्तर नहीं उतारेंगे, हमें उत्तर में मैचिंग होना चाहिए आंसर, लेकिन लिखने का तरीका हमें प्रश्न के अनुसार होना चाहिए। ओके, तो मैंने एक लिख दी हूँ। अब 2, 3 और 4 बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। इसका आंसर आप इसमें से ढूंढिए और लिखिए। नेक्स्ट है अपठित गद्यांश से अनसीन पैसेज है। तो अनसीन पैसेज पढ़ते हैं, क्या है। सुदामा अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहते हैं। उसकी पत्नी दरिद्रता से परेशान है, दरिद्रता मतलब गरीबी से परेशान है। वे सुदामा से आग्रह करती है कि अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाएं और उनसे सहायता की प्रार्थना करें। सुदामा जी गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी हैं। वे कृष्ण के पास जाने में संकोच करते हैं। पत्नी के बार बार कहने पर वे श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी पत्नी पड़ोस से चावल मांगकर लाती हैं और एक पोटली बांधकर उन्हें देती है। तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता से संबंधित है ये, कि जब कृष्ण भगवान तो राजा बन गए, लेकिन उनके जो दोस्त थे बहुत ही गरीब थे। तो ये आपने देखा होगा, टीवी पर भी दिखाता है, सुदामा और कृष्ण की मित्रता के बारे में बहुत ही अच्छी है। जो वीडियो होता है सो अगर क्लास में होता है तो मैं इसके बारे में आप लोग को ज़रूर दिखाते, कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में। तो जब इससे संबंधित मैंने 2-3 पैसेज इसमें दी हूँ, इसलिए कंटिन्यू 2 पैसेज दी हूँ कि आपको थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो कैसे वह अपने दोस्त के पास जाते हैं तो क्या चावल मांग कर ले जाते हैं, उनके पास चावल तक भी नहीं होता है खाने को, तो अपने दोस्त के लिए उपहार में चावल एक पड़ोसी से मांग कर लेके जाते हैं। तो आप इस पैसेज को ज़रूर 2-3 बार पढ़िए। तो यहाँ है प्रश्न है, झोपड़ी में कौन रहते हैं। तो झोपड़ी में सबसे पहले यहाँ से यहाँ लिखें, झोपड़ी में कौन रहते हैं। तो झोपड़ी में सुदामा और अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहते हैं। तो झोपड़ी में सुदामा और उसकी पत्नी रहते हैं। अब है नंबर 2 में, दरिद्रता से कौन परेशान है। दरिद्रता मतलब गरीबी से, तो कौन परेशान है गरीबी से। तो इसका आंसर तो ऑलरेडी जब हम पैसेज पढ़े हैं तो पता चल गया कि सुदामा और उसकी पत्नी कौन है, दरिद्रता से परेशान है, गरीबी से परेशान है। उसकी पत्नी पड़ोस से क्या मांग कर लाती है। तो उसकी पत्नी पड़ोसी से क्या मांग कर लाती है, पड़ोस से, वो भी इसमें लिखा हुआ है। उनकी पत्नी पोटली बांधकर किसके लिए देती, देखिए यहाँ पर किसके लिए देती है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। उसकी पत्नी पोटली बांधकर किसके लिए देती हैं। कृष्ण के पास जाने में कौन संकोच करते हैं। तो कृष्ण के पास जाने में कौन संकोच कर रहे हैं, कौन नहीं जाना चाहता है। तो भी इसका उत्तर इसी में दिया हुआ है। तो इस पैसेज को आप ध्यान से रीड करेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। तो ये आपका पेज नंबर 6 है। अब आगे चलते हैं पेज नंबर 7 में। जब वह सुदामा कृष्ण के पास पहुंचते हैं, उसके आगे का जो है थोड़ी सी स्टोरी मैंने पैसेज के माध्यम से दी हूँ। तो देखिए, जब वो पहुंचते हैं सुदामा कहाँ पे, कृष्ण के पास, तो क्या होता है, द्वारपाल महल में जाकर श्री कृष्ण से कहता है, महाराज
द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है, जिसके सिर पर न पगड़ी है, धोती भी फटी है, पैरों में जूते भी नहीं है, शरीर बहुत कमजोर है। वह अपना नाम सुदामा बताता है। यह सुनकर श्री कृष्ण भागकर द्वार पर पहुँचते हैं। तो जब वह जाता है श्री कृष्ण के पास, कौन जाता है? सुदामा। तो द्वारपाल जो वहाँ का होता है वो बोलता है कृष्ण जी को कि एक गरीब ब्राह्मण है, वो आया है, ना तो उनके धोती जो पहने हुए वो भी पूरी फटी हुई है, पैरों में जूते भी नहीं है, खाली पैर है, शरीर बहुत कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर दिख रहे हैं, क्योंकि उनको तो खाना ही नहीं मिलता था सुदामा को खाने के लिए, तो शरीर भी बहुत कमज़ोर है। और वह अपना नाम सुदामा बताते हैं। तो जब सुदामा का नाम श्री कृष्ण सुनते हैं तो कैसे वो अपने दोस्त से मिलने के लिए क्या करते? भाग कर अपने द्वार पर पहुंचते हैं। तो ये भी आपका गद्यांश है। तो चलिए इसका प्रश्न एक बार जानते हैं। द्वार पर कौन आता है? तो द्वार पर कौन आता है? तो एक गरीब ब्राह्मण आता है द्वार पर। चलिए मैं एक आपको लिख देती हूँ। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आता है। जब भी आप उत्तर, प्रश्न उत्तर या कोई भी चीज़ लिखे तो आपको उसे लिखते समय बोलिए। उससे क्या होगा आपके कि आप जो लिख रहे हैं वो आप पढ़ते जाएंगे, तो मात्रा अगर मिस्टेक होती है तो आप उसे सुधार भी सकते हैं और आपकी रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी राइटिंग के साथ साथ में। तो जब भी आप कोई भी कुछ भी लिखते हैं उसको अगर आप जोर से नहीं पढ़ते हैं, मन ही मन पढ़ते जाइए कि आप जो लिख रहे हो क्या लिख रहे हैं। तो द्वार पर एक कौन आता है? तो द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आता है। गरीब ब्राह्मण की वेशभूषा कैसी है? तो गरीब जो ब्राह्मण है उसकी वेशभूषा कैसी है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखे हैं जिसके सिर पर पगड़ी। तो हमें इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, हमें लिखेंगे गरीब ब्राह्मण की वेशभूषा है। गरीब ब्राह्मण धोती फटी हुई पहनी है, उसके बाद उनके सर पे पगड़ी नहीं है, फिर है पैरों में जूते नहीं है। तो हम इसे कॉमा दे देकर इसमें कंप्लीट करेंगे। ब्राह्मण का नाम क्या था? तो ब्राह्मण का नाम क्या था? ब्राह्मण का नाम आप लोग, इसका आंसर अगर इसमें ना हो तो आपके मन में भी आता है कि ब्राह्मण का नाम क्या था। और देखिए इसका हम इस प्रकार से, वह अपना नाम सुदामा बताता है। तो वह अपना नाम, वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये जो सर्वनाम है वह सुदामा के लिए प्रयोग है। वह अपना नाम, तो वह कौन है? वह है सुदामा। तो ब्राह्मण का नाम क्या था? सुदामा। ब्राह्मण का नाम सुनकर कौन भाग कर आता है? तो ब्राह्मण का नाम सुनकर कौन भाग कर आता है वो भी आपका इसे दिया गया है पैसेज में। तो इस प्रकार से आप पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और लिखेंगे। पैसेज बहुत ही इजी होता है और एग्ज़ाम के लिए भी, परीक्षा के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसे ध्यान से आप पढ़िए और अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। 1 वर्ड्स में इसका उत्तर नहीं होना चाहिए। ओके, फिर कल मिलते हैं। बाय।